नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्राधिकरण अदालत ने जो फैसला सुनाया है, जो ये कर वसूली का फैसला था, भारत सरकार ने जो वोडाफोन कंपनी से, दूरसंचार कंपनी जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उससे जो मांग की थी, उसमें उनका मतलब जो फैसला आया है वो वोडाफोन के तरफ ही आया है। और मतलब मध्यस्थता अदालत ने, जो मध्यस्थता प्राधिकरण है, उसने वोडाफोन से कर वसूली की मांग को भारत और नीदरलैंड के बीच हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते में दी गई उचित और समान व्यवहार की गारंटी का उल्लंघन माना और दूरसंचार कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई के भी निर्देश दिए। हालांकि इस फैसले को केंद्र सरकार ने सिंगापुर में चुनौती दे दी है। इसके पहले भी जब ये जो कर वसूली वाला है, जो कि 2012 में बिल पारित हुआ था, मनमोहन सिंह के, जो हमारे यहाँ के पीएम थे, ये उसमें उस बिल के हिसाब से, मतलब उस कानून के हिसाब से आप अतीत में हुए सौदों के आधार पर पूंजीगत लाभ का कर वसूल सकते हैं। इसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहते हैं, मतलब इस कानून का नाम था। लेकिन मतलब वोडाफोन से जिस कर की मांग मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो किया था, वो इस कानून के आने के अस्तित्व के पहले का था और इसीलिए ये फैसला वोडाफोन के पक्ष में गया। इसके पहले हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला वोडाफोन के पक्ष में ही दिया था, क्योंकि वोडाफोन की तरफ की जो वकील हैं, अनुराधा दत्त, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला हमारी कंपनी मतलब वोडाफोन के पक्ष में दिया था और अब अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्राधिकरण अदालत ने भी हमारे ही पक्ष में दिया है। अब सिंगापुर में क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी की, यानी कि वोडाफोन कंपनी की, और उसके साथ ये भी कि ये क्यों मतलब जो टैक्स इससे मांगा गया, इसे समान व्यवहार का उल्लंघन क्यों माना गया। जो वोडाफोन कंपनी है एक दूरसंचार कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है। इसका जो मुख्य ब्रांच है, मेन ब्रांच, वो लंदन में है। इसका शुरुआत मतलब इसने अपना काम शुरू करा था 1991 में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1982 न्यूबेरी, यूनाइटेड किंगडम। इसका स्टॉक मूल्य जो है वो VODO YN है। 4 जनवरी यानी कि आज 1:20 भारतीय समय अनुसार 1:20 PM GMT। डिस्क्लेमर इसका 125.86 GBX प्लस 4.92 प्लस 0.07% है। इसके CEO जो 2018 तक थे, उनका नाम है वर्कशायर, क्योंकि 2018 के बाद अभी हम आपको आगे अपने वीडियो में बताएंगे इसका ये कंपनी और भारत की इंडिया मतलब कंपनी आइडिया, इन दोनों का विलय हो गया है। इसके संस्थापक थे गैरी वेंट और अर्नेस्ट हैरिसन। इसकी सहयोगी कंपनियां हैं वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन जर्मनी। वोडाफोन के ब्रांच 25 देशों में अपना काम कर रहा है। भारत को लेकर 25 देशों में इनका मतलब वर्चस्व है दूरसंचार कंपनी में। हमारे यहाँ भी 2018 में ये टॉप पे था, पर जियो के आने के बाद अब
जियो नंबर 1 पे है। इसमें भारत में जब ये लोग आए, उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है एस्सार, और वो मतलब दूरसंचार का जो ब्रांच था उसका नाम था, मतलब वो कंपनी हज, वो नेटवर्क हज था उसका नाम था, जिसमें इस कंपनी ने मतलब शेयर ले लिया। उसके बाद ये अपने प्रचार में हज की जगह पे वोडाफोन लगाने लगे, हज बदल के वोडाफोन उसका नाम रख दिया। फिर 2011 में इसने वोडाफोन कंपनी ने एस्सार नामक जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है हमारे भारत की, और उसकी हिस्सेदारी इसमें, क्योंकि हज जब उसकी वोडाफोन के में विलय हुआ तो पूरा स्वामित्व तो इस कंपनी का रह नहीं गया, ज़्यादा शेयर वोडाफोन के थे। उसके बाद फिर 2011 में जो हिस्सेदारी इस एस्सार कंपनी की थी उसे वोडाफोन ने पूरे तरीके से $5.46 बिलियन में खरीद लिया। अब ये पूरा का पूरा कंपनी हो गया वोडाफोन का। इसके बाद इसने इसका नाम बदल कर इसे, मतलब वोडाफोन तो पहले ही कर दिया था, और इसने फिर जब इस हिस्सेदारी को भी खरीद लिया उस कंपनी से, मतलब उस कंपनी को बिल्कुल बाहर कर दिया, तो इसने अपना वोडाफोन इंडिया लिमिटेड नाम से पंजीकृत करा दिया इंडिया में। इससे वोडाफोन को भारत में टावर लगाने के लिए अधिकार की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हज कंपनी का वोडाफोन के विलय से ही से बनी बनाई दूरसंचार कंपनी मिल गई थी। और सितंबर में जो फैसला आया वो इसी बेस पे आया था। जनवरी 2012 में वो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो कानून पारित हुआ था, मतलब जनवरी में 2012 में ही हुआ था, उसमें जनवरी 2012 में वोडाफोन के ऊपर 20,000 करोड़ का चोरी का आरोप लगा था। गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तभी ये टैक्स भी अस्तित्व में आया था। लेकिन जो ये मांग हुई थी ये इस कानून के अस्तित्व में आने के पहले का था, जिसके लिए, और जब इस पे 20 करोड़ डॉलर की चोरी का आरोप लगा, इसके बाद उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्राधिकरण में प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन वोडाफोन ने इसके लिए हज को दोषी कहा, यानी कि भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी एस्सार के हज वाले उस दूरसंचार का जो पार्ट था, जो दूरसंचार चलाती थी, उसको दोषी कहा, क्योंकि 2011 तक ये दोनों कंपनियां सहभागिता में थीं। उसकी जो ये एस्सार कंपनी थी उसकी हिस्सेदारी भी उसमें थी, इसीलिए वोडाफोन ने इसका दोषी हज को कहा और सारे आरोप उस पर लगा दिए और यह प्रकरण जीत लिया। 1992 में हचिसन मैक्स नामक कंपनी का वोडाफोन ने अधिग्रहण किया। 2003 में एयरसेल डिजिलिंक के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सर्कल का अधिग्रहण कर लिया और उसे हज नाम से बदल दिया। फिर उसके बाद 2011 में इन्हीं सारे शेयर्स मिल के उस कंपनी के तो पूरा का पूरा वोडाफोन में ही बदल गया। जब ये कंपनी आई थी तो बहुत सारी कंपनियां भारत में दूरसंचार के लिए आपस में मतलब कंपटीशन में थी, बट लास्ट में अगर करंट में देखा जाए तो सिर्फ 4 कंपनियां बची, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, और जियो। लेकिन इसमें आइडिया भी अब 2 साल पहले उसमें विलय हो गया था और अब वो एक साथ काम करेंगे वो लोग, मतलब
एक में होने के बाद भी अपने अपने नाम से अपना काम कर रहे थे, बट अब वो VI नाम से अपना काम करेंगे। बचे फिर एयरटेल और जियो, जिसमें एयरटेल को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। खैर 2005 में BPL मोबाइल एक 3 सर्कल का अधिग्रहण कर लिया, कि हमने बताया ना कि इनकी ब्रांच जो है वो 25 देशों में है, तो उन 25 देशों की हम आपको बता रहे हैं। यह अब भी कुछ स्थानों में लूप मोबाइल नाम से कार्य कर रही है। ये लूप मोबाइल जो है इस नाम से इसने वोडाफोन ने हमारे इंडिया में भी काम किया है कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद ये यहाँ से गायब हो गया। अब ये एक्सार समूह क्या है? जो एक्सार समूह है, वोडाफोन केवल दूर संचार कंपनी है जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। वो यहाँ आई, उससे शेयर लिया था एक्सार समूह का, क्योंकि हज उन्हीं के अंडर में था। अब हम इसमें एक्सार समूह को बता रहे हैं कि वो क्या है। एक्सार समूह जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारतीय कंपनी है। ये स्टील, ऊर्जा, शक्ति, संचार, नौवहन, बंदरगाहों एवं प्रचालन तंत्र के साथ साथ निर्माण क्षेत्र का एक बहुराष्ट्रीय संगठित समूह है, जिसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। और अगर इसके उत्पाद की बात करें तो ये स्टील, जीवाश्म ईंधन, विद्युत, दूर संचार नेटवर्क, निर्माण, कार्गो, BPO का करती है। इसकी सहायक कंपनियां जो हैं वो हैं एस्सार स्टील, एस्सार स्टील एल्गोमा, एस्सार ऑयल, एस्सार कार्गो, एस्सार हाइपरमार्ट, एस्सार हाइपरमार्ट। ये हाइपरमार्ट अभी हो सकता है इसका सौदा तय हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि मुकेश अंबानी जी इसे खरीदने वाले हैं। मोबाइल स्टोर, एस्सारस का आरंभ 1969 में एक निर्माण कंपनी के रूप में हुआ था, जो आगे चलकर विनिर्माण, सेवा एवं खुदरा क्षेत्र में फैल गया। एस्सार का प्रबंधन श्री शशि रुइया, चेयरमैन रवि रुइया और एस्सार समूह वाइस चेयरमैन एस्सार समूह द्वारा किया जाता है। दोस्तों, स्टील के क्षेत्र में अगर इसकी बात करें तो एस्सार स्टील एशिया और उत्तर अमेरिका के गहन स्टील उपभोक्ता बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाली एक विश्वस्तरीय स्टील कंपनी है। यह फ्लैट स्टील निर्यातक करने वाली 8.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी निर्यातक स्टील कंपनी है। एस्सार स्टील खनन से लेकर खुदरा तक पूरी तरह से एकीकृत है और 3 MTPA से अधिक विश्वस्तरीय खुदरा क्षमता के साथ इसकी अनुप्रवाह योग्यता काफ़ी मजबूत है। 2007 में एस्सार स्टील ने कनाडा के एल्गोमा स्टील पर कब्जा कर लिया, जिसका वर्तमान क्षमता 4 MTPA है, और मिनेसोटा स्टील पर भी कब्जा किया, जिसके पास 1.4 बिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का भंडार है। इंडोनेशिया में यह 1,50,000 TPA की एक गैल्वेनिक लाइन वाले एक 4 लाख TPA कोल्ड रेलिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है, जिससे यह उस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट स्टील कंपनी बन गई है। यानी कनाडा की सबसे बड़ी स्टील कंपनी जो है वो हमारी भारतीय कंपनी एस्सार है। 7 मार्च 2010 को एस्सार ने घोषणा की थी कि उसने अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी ग्रुप डेनहम कैपिटल से अमेरिकी कोयला उत्पादक ट्रिनिटी कोल पार्टनर्स को $600 मिलियन में खरीदने के एक सौदे पर हस्ताक्षर किया है। एस्सार समूह की लगभग 76% स्वामित्व वाली एस्सार एनर्जी कंपनी
निजी क्षेत्र की भारत की 5वीं सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी भी है। गैस, कोयला और तरल ईंधन आधारित पावर प्लांटों की एक पोर्टफोलियो वाली एस्सार एनर्जी की गिनती सबसे कम लागत वाले शक्ति उत्पादकों में की जाती है। इसने भारत को के पारेषण और वितरण क्षेत्र में भी कदम रख दिया है, जहां इसने बहुत जल्द एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। यह पश्चिमी भारत के बाजार में अग्रणी है। एस्सार आयल में एस्सार एनर्जी का एक नियंत्रक हिस्सा है। एस्सार कम्युनिकेशन दूरसंचार सेवा, जिसका पार्ट था जिसे वोडाफोन ने लिया था, तो दूरसंचार, खुदरा दूरसंचार टावर, बुनियादी ढांचा और व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली एक संचार क्षेत्र कंपनी है। यानी कि ये सिर्फ अपना सिम प्रोवाइड नहीं करवाती, बाकी जो बुनियादी काम होता है उन्हें ये करवाती है। एस्सार शिपिंग एक व्यापक समुद्री प्रचालन तंत्र कंपनी है। 25 जहाज़ों का एक नौवहन बेड़ा इसके पास है, मतलब इस पर इसका स्वामित्व है। 12 नए जहाज़ों के लिए इसने ऑर्डर भी करा है। यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाह ऑपरेटर कंपनियों में से एक है और यह 150 CMTPA से अधिक कार्गो होल्डिंग क्षमता का निर्माण कर रही है। समुद्री परिवहन कारोबार विश्व स्तरीय ऊर्जा, स्टील और बिजली उद्योगों के लिए शुष्क, थोक कार्गो और कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए परिवहन प्रबंधन सेवा की व्यवस्था एस्सार कंपनी करती है। इसके पास 25 जहाज़ों का एक बेड़ा है, जिसमें वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, प्रोडक्ट टैंकर और कैप्साइज जैसे जहाज शामिल हैं। ये हुई एस्सार कंपनी की बात। दोस्तों, अब हम बता दें कि वोडाफोन और आइडिया एक नए नेम के साथ अब उपलब्ध होगा। अब इसे VI कहा जाएगा, यानी कि V मतलब वोडाफोन, I मतलब आइडिया। कंपनी ने एक इवेंट के दौरान नए ब्रांड की नेम और लोगो का, मतलब जो लोगो उसका होता है कंपनी का टैग, का ऐलान किया है। वोडाफोन और आइडिया का भारत में मर्जर 2 साल पहले ही हो गया था, लेकिन इसके बाद भी ये कंपनियां अपने अपने नाम से ही काम कर रही थी, लेकिन अब ये VI हो गया है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि VI फ्यूचर रेडी है, मतलब अब इसी एक ब्रांड नेम के तहत दोनों कंपनियां बिजनेस करेंगी। कंपनी ने कहा कि 4G के साथ साथ कंपनी के पास 5G रेडी टेक्नोलॉजी भी है, जो कि गोदी मीडिया की माने तो मुकेश अंबानी जी के पास भी है। फिलहाल अभी ये अस्तित्व में नहीं है, ना ही वोडाफोन आइडिया की तरफ से और ना ही जियो की तरफ से। CEO, इसके मतलब जो CEO हैं, उन्होंने 7 सितंबर को कहा कि 2020 में कि कंपनी नेटवर्क टेक्नोलॉजी में निवेश करना जारी रखेगी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी इशारा किया कि वो सेवा में मतलब और अच्छा करेंगे, वापस सर्विस और अच्छा प्रदान करेंगे। इसके लिए हो सकता है कि इनके टैरिफ के दाम में भी इजाफा हो। तो दोस्तों, इससे मतलब इस कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जियो में भी आने वाले समय में फ्री कॉलिंग की सुविधा नहीं होगी, आपको उसको भी पैसे पेमेंट करने होंगे। कंपनी ने ये भी साफ कर दिया है कि जिनके पास वोडा या आइडिया सिम है उनके लिए कुछ नहीं बदलेगा, सिम भी नहीं, वो नंबर भी वही यूज़ करते रहेंगे, जो और प्लान्स भी जो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं बदलेगा, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। आइडिया की वेबसाइट ओपन करने पर
यह आपको वीआई की वेबसाइट पर ले जाएगी, जहां प्लान्स और ऑफर्स की जानकारी मिलेगी। गूगल स्टोर पर, एप्पल प्ले स्टोर पर माई वोडाफोन ऐप का नाम बदल चुका है और अब ये वीआई ऐप नाम से है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के सीईओ रविंद्र टक्कर, जो कि हमने आपको बताया था कि 2018 तक जो सीईओ थे उनका नाम हमने आपको पहले बता दिया था, और जब इसका विलय हुआ तो इन्हें रविंद्र टक्कर को इसका सीईओ बनाया गया था। आइडिया कंपनी देश की तीसरे नंबर की टेलीकॉम और ये आइडिया कंपनी क्या है, ये मतलब हमारे ये भारत की कंपनी है। ये तीसरे नंबर पे थी टेलीकॉम कंपनी, जिसका स्वामित्व कुमार मंगलम बिरला के पास था, यानी आइडिया कंपनी बिरला ग्रुप की थी। लेकिन अब ये कंपनी वोडाफोन इंडिया में विलय हो गई है और ये अब साथ मिलकर काम करेंगी वीआई नेटवर्क के नाम से। अब यहाँ पे वोडाफोन और आइडिया का विलय हो चुका है। जियो और एयरटेल दो अलग अलग बचे हैं, जिसमें एयरटेल है वो भी इंडियन कंपनी है और उसका स्वामित्व सुनील भारती के पास है। और जियो जो है, अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी जी की। इनकी कंपनी जियो, ये इस कंपनी ने अपनी लॉन्चिंग जब करी तो ये 4G के साथ इसने अपनी लॉन्चिंग करी थी। बाकी ये जो कंपनियां हैं ये 2G 3G लेके आई थी, बट ये जब सीधा मार्केट में आई तो ये 4G लेके आई, और इसीलिए ये अपने मार्केट में आने के 3 साल के अंदर ही ये कंपनी भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई। ये रिलायंस समूह की कंपनी है, इसके ओनर हैं मुकेश अंबानी जी। और रिलायंस कंपनी ने अपने आज तक के बिजनेस में सबसे बड़ी लागत इसी जियो कंपनी, अपने दूरसंचार कंपनी में लगाई है, जो है 2.5 लाख करोड़। इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा था। और इसके 22 जोन्स हैं हमारे देश में 4G टेक्नोलॉजी वाले। और जब ये मार्केट में आ जियो तो इन्होंने एक आधार कार्ड पे 8 फ्री सिम कार्ड दिए थे। अब अब जैसे पहले ये होता था कि 24 घंटे में आपका सिम एक्टिवेट होता था जब आप नए सिम लेते थे, बट अब ये सिम आपका जियो वाला 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रहार इसका एयरटेल पे ही किया है इन्होंने, और प्रभाव भी एयरटेल पर ही पड़ेगा, क्योंकि आइडिया वोडाफोन में विलय हो चुकी है। जियो कंपनी जैसे ही अस्तित्व में आई, आइडिया और वोडाफोन ने आपस में समझौता कर लिया, और अब तो फिलहाल ये लोग अपने नाम से आ जाएंगे सामने, लेकिन एयरटेल सिंगल बस रहा है। और मुकेश अंबानी जी का आज तक का अगर आप व्यावसायिक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको साफ पता चलता है कि उनकी रणनीति ये होती है, जैसे कि चाणक्य जी की थी, कि जो आपके दुश्मन हैं उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दो। लेकिन इनमें और उनमें अंतर है। वो अखंड भारत के लिए ऐसा कर रहे थे और मुकेश अंबानी जी सिर्फ अपने लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि इनकी कंपनी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये दूरसंचार वाली है, ये केवल भारत में ही है और भारत में ही पहले नंबर पर है। अगर वोडाफोन हमारी कंट्री को छोड़ के जाता है, मतलब वैसे तो अब वो जाएगी नहीं, क्योंकि फैसला उसी के पक्ष में है, और वो पूरी तरह से उसका स्वामित्व 2011 में उसे मिला था, जब उसने मतलब एसआर कंपनी को उसके जितने शेयर थे मतलब उसके दाम उसने चुका दिए थे तब। इस और नीदरलैंड और इंडिया के बीच जो व्यावसायिक समझौता था उस हिसाब से कोर्ट ने साफ कह दिया है, हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी, और अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण अधिनियम कोर्ट ने भी अब सिंगापुर की
देखा जाएगा, लेकिन जहाँ तक लगता है कि वोडाफोन अभी होगी, रहेगी। इससे यह है कि हाँ, वोडाफोन एक ब्रिटिश कंपनी है, तो उसका निवेश भी ब्रिटिश मुद्रा से ही होगा, लेकिन जियो में निवेश हमारे रुपए का होता है। उसके बाद जियो ने क्या किया, कनाडा से सितंबर अक्टूबर ही 2020 में उसकी एक कंपनी है ब्राफीलर इंफ्रास्ट्रक्चर से डील की कर लिया। इस डील में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसके जो करीब 1,35,000 टावर देश में हैं, उनके रख रखाव का काम, मतलब उनकी सर्विसिंग का काम, उसका सौदा उसने कनाडा से कर लिया। ये सौदा करीब 25,215 करोड़ का हुआ है। जियो का जो इंटरनेशनल प्लान है, रोमिंग प्लान है, मतलब जो दूसरे देशों में भी आप बात कर सकते हैं जियो का सिम, अगर आपका इंडियन सिम है तो वो केवल 20 देशों के लिए ये पैक उपलब्ध कराती है। लेकिन लग रहा है इस बार बीजेपी और मुकेश अंबानी जी दोनों लोगों के लिए ही यह साल 2021 कोई बहुत अच्छा नहीं आया है, क्योंकि वहाँ उधर किसान धरने पे बैठे हुए हैं, कर्मचारी भी इनका पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, और इधर व्यवसायिक समीकरण में देखा जाए तो मुकेश अंबानी पे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। कैसे बताते हैं। कुछ दिन पहले ही, जैसे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले 2020 में ही ये पहले स्थान से आके दूसरे स्थान पे पहुंच गए, क्योंकि पहले स्थान पे चीन के कारोबारी, जो कि वाटर किंग नाम से जाने जाते हैं, झोंग सांसान हैं, यानी कि एशिया के इस समय सबसे अमीर इंसान झोंग सांसान है, जो कि चाइना से हैं। लेकिन इधर उसके बाद मुकेश अंबानी जी को शुक्रवार को सेबी ने, यानी कि 1 तारीख को मुकेश अंबानी और रिलायंस पर भारी जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को शेयर मार्केट नियामक सेबी ने शेयर की हेराफेरी के मामले में रिलायंस और मुकेश अंबानी पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 2 अन्य इकाइयों पर भी सेबी ने जुर्माना लगाया है। सेबी ने यमे को 15 करोड़ रुपए, जबकि मतलब वही मुकेश अंबानी जी को 15 करोड़ रुपए और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपए का, मुंबई सेट लिमिटेड पर भी 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेबी का आरोप है कि आरपीएल ने आईपीएल के शेयरों की ट्रेडिंग में गड़बड़ी की थी। अब ये कैसे की थी हम आगे बता रहे हैं। ये मामला 2007 नवंबर का है, जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड यानी आरपीएल के शेयरों की फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन में ट्रेडिंग से जुड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरपीएल ने मार्च 2007 में आरपीएल ने 4.1% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। हालांकि बाद में 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस सब्सिडियरी कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज में विलय हो गया। सेबी का आरोप है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आरपीएल में अपनी करीब 4.1% हिस्सेदारी बेचने में गड़बड़ी की है। पहले रिलायंस की तरफ से डील कर रही कुछ पार्टियों ने आरपीएल फ्यूचर्स को खरीद लिया। इसके चलते जब हिस्सेदारी बेची गई तो कंपनी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि आरपीएल फ्यूचर्स खरीदे जाने की वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आरपीएल की सेटलमेंट की कीमत कम हो गई और जिससे निवेशकों को घाटा हुआ। सेबी अधिकारी
विजय दिलीप ने अपने 95 पन्नों के आदेश में कहा कि सिक्योरिटीज़ की मात्रा या कीमत में कोई भी गड़बड़ी हमेशा बाजार में निवेशकों के विश्वास को चोट पहुंचाती है और वो बाजार में हुई हेरा फेरी में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आम निवेशक इस बात से अनजान थे कि फ्यूचर एंड ऑफ सेक्शन में सौदे के पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कारोबार में गड़बड़ी से सही कीमत बाहर नहीं आती। उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि गड़बड़ी किए जाने वाले ऐसे कामों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि पूंजी बाजार में इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके। इस बारे में फ़िलहाल आरपीएल से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उम्मीद है कि रिलायंस जल्द ही इस पर अपना पक्ष रख सकता है। अब देखिए क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। जो भी होगा फिर हम अपने वीडियो में आगे बताएंगे।